जज्बातों के भवसागर में मैं शन्नो श्रीवास्तव नमस्कार। जज्बातों के भवसागर में मैं शन्नो श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पहले भी बताया जा चुका है, लेकिन फिर भी आज मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि प्रति शुक्रवार को जज्बातों के भवसागर से हम एक नया कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एक कहानी और। इस कार्यक्रम के अंतर्गत प्रति शुक्रवार को शाम 5 बजे मैं अपनी एक कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगी। मैं अपनी कहानी आपको सुनाऊंगी और उम्मीद करूंगी कि आपको कहानियाँ पसंद आए। आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतज़ार करूंगी। कहानी समापन के बाद आप में से, आप श्रोताओं में से अगर कोई नया लेखक या कोई नई लेखिका है जो कहानी लिखना चाहती हैं या लिखना चाहते हैं, कहानियों को प्रकाशित कराना चाहते हैं, तो इससे संबंधित अगर उनके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है कि हम किस तरह से कहानियाँ लिख सकते हैं या किस तरह से उसे प्रकाशित करा सकते हैं, तो उससे संबंधित अगर कोई प्रश्न है तो मैं उनके प्रश्नों का जवाब दूंगी। तो आज मैं इस कड़ी में एक कहानी और की कड़ी में पहली कहानी लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है माँ की डायरी। चूंकि आज इस कार्यक्रम का यह पहला अंश है, पहला धारावाहिक है, तो मैं अपनी उस कहानी को लेकर आपके समक्ष आई हूँ जो मेरे दिल के बहुत करीब है। कहानी का शीर्षक, जैसा कि मैंने बताया, माँ की डायरी है। तो माँ, हम सब भी माँ हैं। आप सब में भी बहुत सारी माँ बैठी होंगी और हम सब की भी कोई न एक माँ है। इस वजह से ये कहानी हम सबके दिल को छुएगी और सबके दिल से होकर गुजरेगी। तो मैं कहानी की शुरुआत करती हूँ। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। पहले मैं इस कहानी की थोड़ी सी भूमिका दे देती हूँ। यह माँ की डायरी एक माँ की के हाथों लिखी हुई डायरी पर ही आधारित कहानी है। इस डायरी को माँ ने अपने पोते को संबोधित करके लिखा है और इस डायरी को पढ़ता है उसका बेटा, यानी माँ का बेटा पढ़ता है, जबकि संबोधित किया गया है माँ दादी के द्वारा अपने पोते को। तो मैं शुरू करती हूँ माँ की डायरी। इस संसार में माँ से संबंधित समस्त क्रियाकलाप आज संपन्न हो चुके थे। माँ से स्नेह रखने वाले सारे रिश्तेदार एक एक करके जा चुके थे। हाल में हवन कुंड के पास रखी मालाओं से ढकी तस्वीर में माँ मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था माँ एक टक मुझे निहार रही है। मैंने माँ की तस्वीर को उठाकर अपने सीने से चिपका लिया। मेरी आंखें बार बार भरने लगी। मैं बेचैन से उपजे खालीपन का कर रहा हूँ। आज क्यों माँ के आंचल के उस मनमोहक सुगंध का एहसास हो रहा है जिसकी सुगंध पाते ही शैशवावस्था में मैं मचल पड़ता था, जिसके आंचल के साए और तर्जनी मात्र के स्पर्श से अंधेरे, भीड़ के भय और ज्वर के तपन में भी एक सुकून का एहसास करता था। आज लग रहा है कि वह स्पर्श, वह सुकून अरसों बाद फिर से मेरे वजूद में समाया जा रहा है।
मेरा शरीर शिथिल होने लगा। मन को आज बहुत कुछ खटकने लगा। मैं सोचने लगा कि कहीं मैंने जाने अनजाने माँ का दिल तो नहीं दुखाया था। पर मुझे याद नहीं आया कि मैंने कभी माँ की किसी भी जरूरत को अनदेखा किया हो, कभी माँ के जीवन में पैसों की कमी होने दी हो, या कभी उनसे ऊंची आवाज में बात की हो। पर फिर भी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि माँ को मुझसे कुछ और चाहिए था। कुछ ही 13 दिन से बंद पड़े माँ के कमरे की ओर उठ गए। माँ के कमरे का बंद दरवाजा खोलते ही ऐसा लगा जैसे माँ जीवंत हो उठी। पूजा की चौकी पर विराजमान भगवान और उनके सामने रखा प्रसाद और जल का बर्तन सूखा पड़ा हुआ था। पीतल की वह छोटी सी घंटी, जिसकी टिन टिन से पिछले 50 वर्षों से मेरी आंखें खुलती आई थीं, वह शांत पड़ी हुई थी। माँ के कमरे से लगी बालकनी में तुलसी के पौधे के साथ साथ माँ ने इतने सारे फूलों के पौधे लगा रखे थे, यह मैं आज देख रहा था। माँ के कमरे के कोने में रखे टेबल पर एक डायरी पड़ी हुई थी। डायरी के बीच में एक खुला पेन पड़ा था। शायद माँ अंत समय में कुछ लिख रही थी। मेरे भारी कदम स्वतः ही डायरी तक पहुंच गए। बंद डायरी पर मेरे हाथ कुछ इस तरह फिरे जैसे बचपन में माँ मेरे सर पर अपना हाथ फेरा करती थी। बेटा विमल, शाम को ऑफिस से आते समय मेरे लिए एक डायरी लाना बेटा। अचानक ही कुछ दिनों पहले कही माँ की यह बात मेरे कानों में गूंज उठी। इस उम्र में डायरी का क्या करोगी माँ? बेटा, मन में कुछ विचार उठते रहते हैं, सोचती हूँ उन्हें लिख डाला करूँ। शाम को डायरी लाकर मैंने माँ के पास अपने बेटे सर्वांग के हाथों भिजवा दी। माँ उस डायरी में अपने कौन से विचार लिख रही हैं, मैंने यह जानने की कभी कोशिश नहीं की। शायद माँ की जरूरतें पूरी करने तक ही मेरी जिम्मेदारी थी। माँ के मनोभाव तक पहुँचने और उसे जानने की मैंने कभी कोशिश नहीं की। माँ की डायरी का पन्ना मैंने कुछ इस तरह पलटा जैसे बचपन में पढ़ाते समय माँ हमारी किताबों के पन्ने पलटती थी। प्रिय पौत्र सर्वांग को समर्पित, माँ ने डायरी अपने पोते सर्वांग को समर्पित करते हुए लिखा था। डायरी के पहले पन्ने पर लिखे माँ के इस वाक्य ने स्वतः ही दूसरा पन्ना पलटवा दिया। बेटा सर्वांग, तू बहुत प्यारा है। मेरी तो जान बसती है तुझ में। कितना प्यार करती हूँ मैं तुझे, यह मैं कैसे बता सकती हूँ भला। पर शायद तेरे पापा मम्मी तुझे मुझसे भी कहीं ज्यादा प्यार करते होंगे। बेटा सर्वांग, तू कभी ऐसा कुछ मत करना जिससे तेरे मम्मी पापा का दिल दुखे। पन्ने पलटने के लिए अब मुझे न शक्ति की जरूरत थी और न कुछ सोचने की। बेटा, तू सोच रहा होगा कि दादी माँ ने यह तो बताया ही नहीं कि मैं क्या करूं कि मेरे मम्मी पापा का दिल न दुखे। बेटा सर्वांग, बचपन तो हर एक का एक जैसा ही होता है। बचपन में सबके खेल भी एक से होते हैं और गलतियां भी एक सी होती हैं। पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा स्वभाव भी बदलता है और हमारी गलतियों के प्रकार भी बदल जाते हैं। तू अपने पापा के जैसा ही बनना सर्वांग, बस वह गलतियां न करना जो तेरे पापा ने की हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, तेरा पापा बहुत अच्छा इंसान है। शायद मैंने वाक्य कुछ गलत तरीके से लिख दिया है। मुझे यह लिखना चाहिए था कि तू वह सब भी जरूर करना जो तेरा पापा न कर पाया। शायद तेरा पापा करने से चूक गया। क्योंकि बेटा सर्वांग, गलतियां सिर्फ वही नहीं होती हैं जो हम करते हैं या हम कभी अनजाने में कर बैठते हैं, बल्कि गलतियां वह भी होती हैं जब हमें कुछ करना चाहिए और हम वह नहीं करते हैं। बेटा सर्वांग, एक उम्र के बाद इंसान के जीवन में बहुत खालीपन आ जाता है। माता पिता अपने बच्चों के परवरिश में अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, किंतु बुढ़ापे में जब वह स्वतः उनकी जिम्मेदारी बन जाते हैं, उनका शरीर कमजोर हो जाता है, तब उनके अंदर न चाहते हुए भी एक भय, एक संकोच की भावना जन्म लेने लग जाती है।
कि कहीं हम अपने बच्चों पर बोझ तो नहीं बन रहे हैं। भौतिक आवश्यकताएं बहुत सीमित हो जाती हैं, किंतु भावनात्मक आवश्यकताएं बहुत बढ़ जाती हैं। अपनों के साथ की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस होने लगती है। माँ बाप हर पल बच्चों का सानिध्य चाहने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दिन भर उछल कूद करते रहने वाला बच्चा रात में सोते समय अपने माँ की गोद तलाशता है, ठीक उसी तरह बुढ़ापे में माँ बाप अपने बच्चों का संरक्षण चाहने लगते हैं। बस उसी सानिध्य के लिए तेरी इस दादी का मन तरसता है बेटा। कुछ पल का सानिध्य चाहता है मेरा मन अपने बेटे का। दिल करता है कुछ पल के लिए वह रोज मेरे पास आकर बैठे। क्या करूं, माँ हूं ना उसकी। मैंने गोद में खिलाया है उसे, उंगली पकड़कर स्कूल बस में बिठाया है। उसकी परीक्षा में उसके साथ रात रात भर जगकर उसका साथ निभाया है। खुश होने पर वह मेरे गले में बाहें डालकर झूल गया है, तो दुखी होने पर अपनी गोद में उसका सर रखकर सहलाया है मैंने। आदत पड़ी है मुझे उसके साथ की। बढ़ती उम्र के साथ साथ उसके साथ तो पत्नी, बच्चे, संगी साथी जैसे अनेक नए रिश्ते जुड़ते चले गए और माँ पीछे छूटती चली गई। पर मेरी चाहत तो वैसी ही बरकरार है ना बेटा। आज भी उसके ऑफिस से आने के समय पर मैं वैसे ही व्याकुल हो उठती हूँ जैसे बचपन में उसके स्कूल से आने के समय पर हो जाया करती थी। बचपन में सीढ़ियों पर रखते एक एक कदम के साथ मम्मा मम्मा की गुहार सुनने वाले ये कान अब सिर्फ एक बार माँ तुम कहाँ हो सुनने के लिए तरस जाते हैं। मेरा बेटा घर में आता है पर माँ कैसी है यह तेरी मम्मी से पूछता है, मुझसे नहीं पूछता कि कैसी हो माँ। अब तो हम माँ बेटे के बीच संवाद का सेतु तू और तेरी मम्मी बन गए हैं। कभी कभी दिल करता है कि उसे डांटूं जैसे बचपन में डांटती थी, पूरे अधिकार से, पर पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं होती। पर एक दिन पूछूंगी जरूर उससे कि मैं कैसी हूँ, यह तो मुझसे पूछने के बजाय अपनी पत्नी से क्यों पूछता है। और कहूंगी कि मैं कितनी भी अशक्त क्यों न हो जाऊं, तेरे हाथ का एक हल्का सा स्पर्श ही मुझे जीवंत कर देगा बेटा। कई बार इच्छा होती है कि तेरा पापा मेरे पास आकर बैठे, हम कुछ पुरानी बातें दोहराएं, एक साथ बैठकर पुराना एल्बम देखें। कभी वो मुझसे कहे कि उसे भी उसके पापा की याद आती है। जब मुझे तेरे पापा की याद सताती है तो मैं अपने आंसुओं को नहीं रोक पाती हूँ। उस समय यही मन करता है कि काश मेरा बेटा मेरा कंधा पकड़कर कहता, मत रो माँ, मैं हूँ ना। पर वह भी क्या करे, बहुत व्यस्त रहता है अब तो। मुझे याद आ रहा है कि एक बार जब उसके ऑफिस में पेरेंट्स डे सेलिब्रेशन था तो वह कैसे 2 दिन पहले से हिदायतें दे रहा था। माँ, चुनकर सबसे अच्छी वाली साड़ी पहनना, मेरी माँ से अच्छी किसी की माँ नहीं लगनी चाहिए। और घर से निकलते वक्त जब उसने खुद झुककर मेरी साड़ी का प्लेट ठीक किया था तो मैं तो उसे निहारती रह गई थी। महीनों तक बेटे का यह व्यवहार मुझे गुदगुदाता रहा था। सोच सोच कर मैं मुस्कुराती रहती थी। कितना अपनापन भरा व्यवहार था उसका यह, उन सारी बातों से बिल्कुल अलग। जब वह मेरी दवाइयाँ भी तेरे हाथों से भिजवाता है और मामा के यहाँ जाने का रिजर्वेशन मम्मी का कब करवाना है यह भी मैं तुझसे या तेरी माँ से पूछवाता है। बेटा सवांग, तू भी सोच रहा होगा कि दादी माँ यह कैसी बातें लिख रही हैं, पर यह सब तू अभी नहीं समझेगा बेटा। बुढ़ापा तो पैर की बेवाई है, जब अपने पैर में फटती है दर्द तभी समझ में आता है। ईश्वर तुम सबको सदा खुश रखे। जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसे संतान से सुख अवश्य मिलता है। तेरे मम्मी डैडी ने जी जान से हमारी सेवा की है, तू भी उनकी खूब सेवा करना, उन्हें हमेशा खुश रखना। तो उन बातों का भी जरूर ख्याल रखना जो मैंने बताई है। बेटा,
बुढ़ापे का सबसे बड़ा दुश्मन अकेलापन होता है। ईश्वर न करे, पर बुढ़ापे में अगर तेरे मम्मी पापा में से कोई एक अकेला रह जाए, तब तो उनका ज्यादा ही ख्याल रखना। दिन भर में 2-4 बार उन्हें इस बात का एहसास जरूर कराना कि घर में उनकी उपस्थिति मायने रखती है। उन्हें माँ या पापा कहकर दिन भर में 4-6 आवाजें जरूर लगाना। कानों को अच्छा लगता है बेटा। अपने बच्चे बाल रूप में दिखते हैं उन संबंधनों के माध्यम से। कभी कभी माँ के गोद में सिर रखकर लेट जाया करना। उन्हें अपना वात्सल्य लुटाने का अवसर देना। बेटा, बचपन और बुढ़ापा एक सा होता है। बचपन में बच्चा माता पिता से डरता है और बुढ़ापे में माता पिता बच्चों से। बचपन में बच्चों को माँ बाप की जरूरत होती है और बुढ़ापे में माता पिता को बच्चों की। पर एक बहुत बड़ा फर्क होता है बेटा। बच्चे को जो चाहिए होता है वह हट करके ले लेते हैं। पर बुढ़ापा अपनी चाहत होठों तक लाने की हिम्मत नहीं जुटा। मेरे बेटे का हमेशा ख्याल रखना सरवान। अब तू बड़ा। बस इसके आगे वक्त ने माँ को कुछ लिखने का अवसर नहीं दिया था। डायरी पर लिखे माँ के अधिकांश शब्द मेरे आंसुओं से धुल गए थे। मेरी कसर सही थी। मैं माँ को वह सब कुछ नहीं दे पाया था जो एक बेटे को अपनी माँ को बुढ़ापे में देना चाहिए था। भौतिक सुख सुविधा के अलावा माँ को मेरा भावनात्मक साथ भी चाहिए था, जो कि मैं समझ ही नहीं पाया। अपनी विस्तृत दुनिया में माँ को समय देने की याद ही नहीं आई कभी मुझे। अब मेरा मन चित्कार कर रहा था, कलेजा फट रहा था, पर अब मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। अपने आप को संभालना मेरे वश में नहीं था और मैं माँ की डायरी को कलेजे से लगाकर चीख चीख कर रो पड़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की डायरी कहानी यहीं ख़त्म होती है और मैं आप सबसे क्षमा चाहूँगी कि बीच में थोड़ी सी मैं इमोशनल हो गई थी कहानी पढ़ते हुए, क्योंकि एक माँ होने के कारण कहानी बहुत अपने आप से करीब लगती है। बहुत ही अपने ऐसा लगता है कि शायद ये हर माँ के दिल से उपजी हुई बात थी। तो ना चाहते हुए भी मैं थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाई थी। इसके लिए मैं एक बार आप सबसे क्षमा चाहती हूँ। और अब मैं आप सब को देख रही हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे मेरी कहानियों को बहुत मन से सुना है और मैं सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी। और सबसे पहले मैं देख रही हूँ कि हमारे साथ राजेश राज जी हैं। आपको मैं कितना धन्यवाद कहूँ। आपको सबसे पहले नमन है, बहुत बहुत नमन है। आपके आशीर्वाद से ही यह सब कुछ संभव हो रहा है। गुंजन श्रीवास्तव जी हैं। आप हमारी हर कहानी को हमेशा सुनती और पढ़ती हैं, मुझे पता है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। स्मिता जी, आपको मैं क्या कहूँ, सब कुछ आपके माध्यम से हो रहा है और उम्मीद है आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। क्योंकि ये कहानी जज्बातों के पटल पर ये मेरी पहली कहानी है, कहानियों का ये पहला कार्यक्रम भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। और जो थोड़ी देर के लिए मैं इमोशनल हो गई थी उसके लिए मैं आप सभी से फिर से एक बार क्षमा मांगती हूँ। कोशिश करूँगी कि आगे फिर ऐसा ना हो।
सीमा श्रीवास्तव जी हैं, आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी। अंशु श्रीवास्तव, अनुजा जी, ज्योति मोहन, नमिता जी, आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला, कहानियों को सुना, और उम्मीद करती हूँ आप सबको कहानी अच्छी लगी होगी। सुधा रंजन जी हैं, गुंजन जी ने लिखा है बहुत इमोशनल कहानी है आपकी, और सच कह रही हो गुड़िया, अनुजा जी ने उनका समर्थन किया है। सुनीता श्रीवास्तव जी ने लिखा है वर्तमान समाज के सभी माताओं के भावनाओं का बहुत सुंदर उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी आपको। गुंजन श्रीवास्तव जी ने लिखा अनुजा श्रीवास्तव जी को कहते हुए, माँ का इमोशनल होना स्वाभाविक है, जब सुनकर भावुक हो रहे हैं तो जो सुना रहा है वो अपने आप को कैसे रोक पाएगा। बात तो सही है, जब हम कहानियों को अपने आप से जोड़ लेते हैं तो कहानी कोई भी हो वो बहुत छूने लग जाती है दिल को। स्मिता श्रीवास्तव जी आप लिख रही हैं आज के समय में बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जी बिल्कुल सही है। आज ही मैं इस बारे में अपने बेटे को एक अपनी बचपन की कहानी सुना रही थी और सेम यही बात उनसे कही थी कि बेटा हम अपने बचपन में बहुत बेवकूफ़ थे। आजकल के तो क्लास सेकंड थर्ड के बच्चे भी जितने क्लेवर हैं, जितनी उनको दुनियादारी की समझ है, हम तो ग्रेजुएशन तक उतनी समझदारी हमारे अंदर दुनियादारी की नहीं थी। ये बात बिल्कुल सही है कि समय और ये टेक्नोलॉजी ने आजकल के बच्चों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है। हर स्तर पे वो हमसे कई गुना आगे हैं। राजेश शाह जी ने लिखा है जब दिल से लिखो तो दिल को जरूर छूता है, यही कला शंडों की कहानी को भीड़ से अलग पहचान देती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सराहना, आपका प्रोत्साहन तो मेरे लिए बहुत मायने रखता है, और इसके लिए मैं आपको एक बार दोबारा से धन्यवाद कहती हूँ। आप तो हमारे पथ प्रदर्शक हैं। और संजय श्रीवास्तव इज वॉचिंग, एक और रुलाने वाली सही बात है, जोड़ी है। शालिनी, गुंजन जी दिल में बस गई आपकी माँ की डायरी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर मार्मिक कहानी दिल को छू गई है, ये कहना है ज्योति मोहन जी का। आपका ज्योति जी बहुत बहुत धन्यवाद। अनुजा श्रीवास्तव जी ने लिखा है गुंजन श्रीवास्तव, मैं सहमत हूँ तुम्हारी बात से, ये कहानी पढ़कर हर कोई रो देगा। मेरा मकसद सचमुच रुलाने और रोने का नहीं है, पर मैं यही समझती हूँ कि चूंकि माँ एक ऐसा शब्द है जो किसी से अछूता या किसी से दूर है ही नहीं है। और जो मुझे लगता है जितने भी हमारे दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, जो भी श्रोता मेरी कहानी को सुन रहे होंगे, उसमें मैक्सिमम माँ होंगी। तो नेचुरली माँ को ये कहानी कहीं ना कहीं छुएगी ही छुएगी, और उनके अंतर मन को भिगोएगी, तो वो फिर आंसू के रूप में ही बाहर आएंगे। मन स्पर्शी कहा है अनुजा जी ने। स्मिता जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कहा पहले पानी पी लीजिए, और मैंने पानी पी भी लिया और अब मैं सामान्य हूँ। और मैं कोशिश करूँगी कि अब आगे अपने इमोशंस पे थोड़ा कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ये हार्मफुल हो जाता है। नमिता जी कह रही हर टचिंग स्टोरी, वेल डन शंडो। गुंजन जी फिर से कह रही हैं आपकी भावना हर एक माँ समझ रही होगी। बिल्कुल सही बात है, ये हर माँ की ही कही हुई बात है, जो मैंने डायरी के रूप में, कहानी के रूप में लिख दी है। पर मुझे लगता है कोई भी बुजुर्ग, हम अभी भी दादी वाले स्टेज पे नहीं पहुँचे, अभी हम माँ ही हैं। लेकिन जो दादी के स्टेज पे होगा, मुझे नहीं लगता कि किसी भी दादी को ये कहानी में कहीं कोई बनावटीपन या कहीं कुछ आवश्यकता से अधिक लिखा हुआ लगेगा, क्योंकि इसमें कहीं कोई शक नहीं है कि बुढ़ापे में अगर हमें किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो वो होती है समय की, अपनों के समय की। हमारे अपने बच्चे, हमारे पोते, हमारे नाती, ये हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें, हमारी बातों को सुन सकें, हमें समझ सकें। सबसे ज़्यादा ज़रूरत इसी बात की होती है। हमें लगता है हमने दादी को, हमने माँ को खाना दे दिया, माँ की अच्छी व्यवस्था कर दी, ये इनफ है, बट ये नहीं है। क्योंकि
उन्हें सब बस ये लगता है कि कोई हमें समझे, हमारे साथ बैठे, हमारी बातों को सुने, जिसका कि समय अभाव की वजह से कई बार चाहते हुए भी बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो युवा वर्ग के लिए ये एक संदेश भी है इसका कहानी के माध्यम से, कि कितने भी व्यस्त हों, कितने भी बिजी हों, क्या माँ बाप जब बच्चे छोटे होते हैं तो क्या माँ बाप बिजी नहीं होते हैं, वो व्यस्त नहीं होते हैं? होते हैं, फिर भी वो समय निकालते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आप जब आप युवावस्था में हैं और व्यस्त हैं, बिजी हैं, तो आपको अपने माँ बाप के लिए समय निकालना ही चाहिए। यही मैं इस कहानी के माध्यम से संदेश देना चाहती थी। स्मिता जी ने कहा है, हमारी भावनाओं को झकझोरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। एक सबसे पहले तो आपको कहानी पसंद आई, इसके लिए धन्यवाद, और उसके बाद हर उस बात के लिए भी आपको मैं धन्यवाद दूंगी। आपने एक माध्यम दिया है मुझे कि मैं अपनी बातों को लोगों तक पहुंचा सकूं, तो ये माध्यम देने के लिए मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद कहती हूँ। और इतना रुलाने के लिए तो धन्यवाद मत दीजिए। धन्यवाद तो हंसाने वाले को देना चाहिए, रुलाने वालों को धन्यवाद मत दीजिए। सीमा श्रीवास्तव जी लिखते हैं, भावुक होना गलत नहीं होता, इसके लिए कभी माफ़ी नहीं मांगना चाहिए। ये भी बात, इस बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि जो भावुक होता है वो भावनाओं को समझता है, और वो ये भी कोशिश करता है कि कभी उसकी वजह से किसी दूसरे की भावना आहत ना हो। ये बात तो सही है कि जो भावुक होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनकी वजह से कोई आहत ना हो। तो लेकिन ठीक है, अब हम ऐसे पटल पर मैं थोड़ा सा भावुक हो गई थी, इसलिए माफ़ी मांगना भी थोड़ा सा मुझे ठीक लगता है, मांग लेना चाहिए। संजय श्रीवास्तव जी ने लिखा, हार्ट टचिंग इमोशनल स्टोरी। और राजेश राज जी ने फिर से लिखा, जाने अनजाने कोई देखे या न जाने, पर जननी को दिया संताप नहीं मिटता। आपकी ये कविता मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, और ये लाइन जो है, जननी को दिया संताप नहीं मिटता, ये मुझे मैंने जब भी आपने लिखी थी ये, या पब्लिश हो या आपने एफबी पे डाला हो, मैंने इसको पढ़ा था, और ये मेरे दिल दिमाग मस्तिष्क पर बिल्कुल छाया हुआ है कि सच, ये बात बिल्कुल सच है कि जननी को दिया संताप नहीं मिटता। क्योंकि माँ ऐसी है जो कभी अपने बच्चों का बुरा चाह ही नहीं सकती। आप उसे कितने भी कष्ट दे दो, कितना भी दुख दे दो, बट उसके मुंह से तो हमेशा आपके लिए दुआ ही निकलेगा। तो जहाँ जिसके मुंह से सिर्फ दुआ निकलती है, अगर हमने उसको कोई कष्ट दिया तो वो तो भगवान देख रहा है, उसका तो फिर वारा निवारा भगवान करता है। इसलिए ये तो हर युवा वर्ग को, सभी को इस बात को याद रखना चाहिए, जननी को दिया संताप नहीं मिटता। क्योंकि आज मैं देख रही हूँ समाज में अगर सबसे बुरी दशा है तो बुजुर्गों की। उसमें ऐसा भी नहीं है कि युवा वर्ग का कोई दोष है, ऐसा नहीं है कि इसमें युवा वर्ग का दोष है। एक मैंने आर्टिकल भी लिखा था कि कटघरे में हमेशा युवा वर्ग ही क्यों। अगर कहीं पे कोई बुजुर्ग का हम देखते हैं, दुर्दशा देखते हैं, तो हम बुजुर्ग युवा वर्ग को कोसना शुरू कर देते हैं। लेकिन यह भी हमेशा सच नहीं है कि युवा वर्ग ही दोषी है। लेकिन आज का युवा कुछ सेल्फ ओरिएंटेड हो भी रहा है, उसे अपना कैरियर, अपना फ्यूचर ही ज़्यादा अच्छा दिखता है, और उसके आगे वो अपने पेरेंट्स को इग्नोर करता है। ये गलत है। तो ये जो लाइन है, इसको आप युवा वर्ग के लिए एक संदेश के माध्यम से नोट करके रखें, जननी को दिया संताप नहीं दिखता, संताप नहीं मिटता। कष्ट दोगे तो माँ तो कुछ नहीं कहेगी, माँ के तो आंसू भी शायद न गिरे, वो तो उसे भी पी जाएगी, लेकिन ईश्वर माफ नहीं करता है। कुलबीर सिंह ठाकुर जी ने लिखा है, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ कि लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकता। 11 दिसंबर की शादी है, जरूर आना। धन्यवाद जी, जरूर आऊँगी। शादी कहाँ है ये भी बता दीजिएगा। और मृदुला सामंत जी हैं, उन्होंने लिखा है, दिल के बहुत करीब है आपकी कहानियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, आपने कहानी को बहुत ध्यान से सुना, अच्छा लगा मुझे। अंजना सहाय जी हैं, और कुलबीर सिंह जी ने तमन्ना की है, काश आप जैसी माँ सबको मिली।
कुलदीप जी, माँ तो सबकी अच्छी होती है, मुझे तो नहीं लगता कि किसी की भी माँ बुरी होगी। माँ तो सबकी ही अच्छी होती है। और अगर हम अपनी माँ का आदर करें, माँ की सिखाई बातों को समझें, ग्रहण करें, तो फिर उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो बस अब मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कोई इसमें हमारे श्रोताओं में, हमारे दर्शकों में कोई भी ऐसा है जो कहानी लिखने में इंटरेस्टेड है, या कहानी लिखता है, या लिखना चाहता है, या लिखी हुई कहानियों को प्रकाशित करना चाहता है, तो वो अपनी जिज्ञासा मुझसे पूछ सकता है। जो जहाँ तक हो सकेगा मैं उसके जवाब दूंगी, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगी। प्लीज मस्ट यू थिंक व्हाट यू सेंट कंट्रोल योर लैंग्वेज। तो मुझे नहीं लगता कि किसी के पास कोई क्वेश्चन है। तो मैं फिर आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। और अगले शुक्रवार को 5 बजे फिर अब मैं अपनी एक नई कहानी के साथ आऊँगी, अपनी कहानी सुनाऊंगी, और उम्मीद करूंगी कि वो कहानी भी आप सबको पसंद आए। मैं अपनी संवेदनाओं पर उस दिन पूरा कंट्रोल रखूंगी। हालांकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ इस पटल के माध्यम से कि मेरी जो कहानियाँ हैं थोड़ी सी संवेदनशील होती हैं। और मुझे नहीं पता था कि वो इतनी संवेदनशील होगी कि मैं खुद ही पढ़ूंगी तो रो पढ़ूंगी, इसका मुझे आज एहसास हुआ है। तो अ, अगली बार इंतज़ार करूंगी आप सबका, शुक्रवार को 5 बजे अपनी एक नई कहानी के साथ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका अपना कीमती समय देने के लिए। एक बार आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।